ओके दोस्तों, तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। मेरे पास एक हॉराइजॉन्टल ट्यूब है। ये हॉराइजॉन्टल ट्यूब में हमारा फ्लूइड फ्लो हो रहा है, आइडियल फ्लो मान लो। यहां पर 2 पॉइंट लिया गया है, एक है पॉइंट 1 और दूसरा है पॉइंट 2। पॉइंट 1 पे जो हमारा वेलोसिटीज है v1 एंड v2, उन दोनों को कंपेयर करना है, और पॉइंट 1 पे जो हमारा प्रेशर्स है p1 एंड p2, उन दोनों को कंपेयर करना है। वो हम किस तरीके से कर सकते हैं उसके बारे में सबसे पहले देखते हैं, ठीक है। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन एक्चुअली थोड़ा इम्प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। वो हम एक बार देखेंगे, पहले सॉल्व कर लेंगे, इसका आंसर निकाल लेंगे, जो आंसर हमें एग्जाम में इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में देखेंगे जो ये वाला क्वेश्चन इम्प्रैक्टिकल में क्यों बोल रहा हूं, असली में क्यों नहीं हो सकता है, उसके बारे में हम देखेंगे एक बार के लिए, ठीक है। लेट्स सी। अच्छा, सबसे पहले एक काम करो, पॉइंट 1 और पॉइंट 2 में एक बहुत छोटा सा पतला सा सिलेंडर काट लो। तो ये वाला सिलेंडर को मैं बाहर करके थोड़ा बड़ा करके दिखा रहा हूं। तो ध्यान देना, दिस सिलेंडर विल हैव अ सर्टेन मास। पॉइंट 1 का प्रेशर अगर हमारा P1 है दोस्तों, तो यहां पर जो फोर्स लगेगा दैट विल बी P1 इंटू dA, और पॉइंट 2 पर जो प्रेशर P2 है उसके कारण जो फोर्स लगेगा दैट विल बी P2 इंटू dA। ना ये वाला जो टुकड़ा है ये हमारा इस पॉइंट पे सर्कुलर मोशन एग्जीक्यूट कर रहा है, उसका सेंटर विल बी समवेयर अराउंड इन दिस लाइन लाइक दिस। तो ये टुकड़ा जो है ये हमारा ओमेगा से ऐसे रोटेट कर रहा है, मैं ये वाला बात मान सकता हूं। अच्छा, तो ऑब्वियस सी बात है, एक चीज ध्यान दो, जो हमारा नेट प्रेशर है, जो फोर्स है, वो हमारा नेसेसरी सेंट्रीपेटल फोर्स प्रोवाइड करेगा। तो मैं लिख सकता हूं P2 dA माइनस P1 dA will be equals to the required centripetal force BFC. So that simply implies P2 minus P1 into dA must be greater than 0, क्योंकि सेंट्रीपेटल फोर्स का मिनिमम कुछ ना कुछ रिक्वायरमेंट तो होगा ही होगा, राइट। तो सिंपली मैं एक चीज लिख सकता हूं, P2 minus P1 is greater than 0, so P2 is greater than P1. अच्छा, हॉराइजॉन्टल लेवल पे है तो पोटेंशियल हेड को हम इक्वल मानेंगे। तुम बोलोगे सर वहां पे ट्यूब में भी तो हाइट में डिफरेंस हो सकता है। नेग्लेक्ट, ट्यूब इज वेरी थिन, ट्यूब इज वेरी थिन, उस चीज को हम प्रैक्टिकली नेग्लेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, थियोरिटिकली पॉसिबल है, हमारे यहां पे 1 और 2 जो है वो प्रोजेक्शंस है, ठीक है, पर एक्चुअल में थोड़ा सा जो डिफरेंस होगा उसको हम नेग्लेक्ट करेंगे। तो सिंपल सी बात है, हमारा हॉराइजॉन्टल ट्यूब है, दैट सिंपली इंप्लाइज जो हमारा रो जी H1 विल बी इक्वल्स टू रो जी H2 पोटेंशियल हेड, एंड बाय द सुटेबल चॉइस ऑफ रेफरेंस फ्रेम दिस कैन बी मेड 0। वहीं पे लेवल पे ही हम लोग अगर रेफरेंस लेवल को ले लेते हैं तो पोटेंशियल हेड को हम 0 में हमेशा कन्वर्ट कर सकते हैं। तो बर्नौली लगाते हुए हाफ रो V2 स्क्वायर प्लस P2 इज इक्वल्स टू हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस P1। तो हाफ रो V1 स्क्वायर माइनस V2 स्क्वायर अगर मैं निकालूं, that will be P2 minus P1 and that is greater than 0. So simply that will imply V1 will be greater than V2. ठीक है। अच्छा, थियोरेटिकली स्पीकिंग, 2 डिफरेंट स्ट्रीमलाइंस पे हम बर्नौली को डायरेक्टली लगा नहीं सकते हैं, बट फॉर लैमिनार फ्लो दैट कैन बी अप्लाइड। यहां पर लेकर कोई दिमाग मत लगाना, हम 2 डिफरेंट स्ट्रीमलाइंस पे लिए भी आइडियल फ्लो के केस में बर्नौली को डेफिनेटली लगा सकते हैं। जो नहीं बोलते हैं वो गलत है, ठीक है, वो बकवास कर रहे हैं। 2 डिफरेंट पॉइंट्स के लिए हम डेफिनेटली बर्नौली को लगा सकते हैं फॉर द आइडियल फ्लो
स्टेडी, लैमिनार, इनकॉम्प्रेसिबल, इरोटेशनल एंड नॉन विस्कस फ्लो के लिए। बाकी अदरवाइज इन जनरल एप्लीकेबल नहीं है। दैट्स ट्रू, बट यहां पर एप्लीकेबल होगा। तो पॉइंट 1 और 2 के लिए हम डायरेक्टली बोल सकते हैं जो V1 विल बी ग्रेटर देन V2। सो दोस्तों, आंसर तो हमारे पास आ चुका है। 2 पॉइंट का प्रेशर ज्यादा होगा एज कंपेयर टू 1, और सिमिलरली V1 जो होगा वो ज्यादा होगा एज कंपेयर टू V2। दोस्तों ध्यान देना, फॉर द सेम पोटेंशियल हेड, जिस पॉइंट का प्रेशर ज्यादा उस पॉइंट का वेलोसिटी कम एंड वाइस वर्सा। ठीक है। एक्चुअल में ये वाला क्वेश्चन में थोड़ी सी प्रॉब्लमैटिक चीजें हैं। अच्छा, ये बात मानते हो ना, जो हमारा मास रेट ऑफ इनफ्लो है वही हमारा मास रेट ऑफ आउटफ्लो है। सो अगर मैं 2 स्ट्रीमलाइन के बारे में देखूं तो यहां का स्ट्रीमलाइन और मैं यहां का स्ट्रीमलाइन के बारे में अगर देखूं, अच्छा, हॉरिजॉन्टल पार्ट का लेंथ और ये वाला पार्ट का लेंथ जो अभी यहां पे देख रहे हैं हम लोग, ये दोनों पार्ट का लेंथ तो हमारा इक्वल है। अच्छा, क्योंकि मास रेट ऑफ इनफ्लो, मास रेट ऑफ आउटफ्लो है, यहां से सिमिलर टाइम पे जो 2 स्ट्रीमलाइन एंटर करेगा, थियोरेटिकली वो सेम टाइम पे बाहर आना चाहिए, बट डेफिनेटली यहां पर आ नहीं सकता है। दिस इज द स्मॉलर पाथ, दिस इज द लार्जर पाथ, बट द स्मॉलर पार्ट इज अ मोर स्पीड पाथ एंड द लार्जर पार्ट इज अ लेस स्पीड पाथ। तो एक्चुअल में दोनों सेम टाइम पे एग्जिट नहीं कर सकता है। देयर विल बी सम शॉर्ट ऑफ टर्बुलेंसी डेफिनेटली इन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस, बट एग्जाम में हमें उसको लेकर दिमाग नहीं लगाना है। प्रैक्टिकल लेवल पे कभी भी हमें ये आंसर मिलेगा नहीं, दैट्स ट्रू, बट हमें ये एजम्पशन के साथ ही आगे बढ़ना पड़ेगा। दिस कर्वेचर इज वेरी वेरी स्मॉल एंड दिस इज अ वेरी थिन पाइप। उस एजम्पशन के साथ V1 V2 और P1 P2 को किस तरीके से कंपेयर करना है वो हमें मेरे ख्याल से समझ में आ चुका है। तो दिस इज द फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ डायरेक्ट बर्नौली। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लेट्स सी उस क्वेश्चन में क्या है। ओके दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहां पर एक हॉरिजॉन्टल ट्यूब है, यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया, और जिसके थ्रू हमारा कोई एक आइडियल फ्लो चल रहा है विद अ वेलोसिटी ऑफ v। वो वाले ट्यूब में 2 हमारा पाइप्स इंसर्टेड है। एक पाइप जो है वो हमारा डायरेक्टली वर्टिकली रखा हुआ है, और दूसरा पाइप जो है वो हमारा इस तरीके से ऐसे साइड व्यू, मतलब थोड़ा सा ऐसे हॉरिजॉन्टल ओपनिंग के साथ रखा हुआ है। एक का ओपनिंग जो है वो वर्टिकल ओपनिंग है, एक का जो ओपनिंग है वो हॉरिजॉन्टल ओपनिंग है। दोनों के दोनों ओपनिंग जो है वो हमारा सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे है। स्टेडी स्टेट में यहां पर अगर इस वाले पे हमारा राइज होता है H1, और दूसरे वाले केस में जो हमारा राइज होता है वो अगर हमारा H2 है, H1 और H2 को ठीक से, ये थोड़ा सा 3D व्यू के चलते प्रॉब्लम हो रही है, सॉरी। ये अगर हमारा H1 है और दूसरा अगर हमारा H2 है, तो मॉड ऑफ H2 माइनस H1 हमें निकालना है। पहले ये भी देखना है जो H1 और H2 में कौन बड़ा है, और उसके बाद न्यूमेरिक वैल्यू में उसका कितना डिफरेंस है वो हमें देखना है। ओके, लेट्स सी। ये दोनों ट्यूब को एक बार के लिए हम बाहर करते हैं लाइक दिस, ठीक है। दिस 2 ट्यूब्स आर लाइक दिस ओनली। एक तो डायरेक्टली वर्टिकल है और दूसरा पहले ऐसे हॉरिजॉन्टल सेक्शन होने के बाद जो है वहां पर हम वर्टिकल देख पा रहे हैं। अच्छा, ट्यूब के अंदर जो भी फ्लूइड होता है दैट इज टेकन एज अ स्टेशनरी। फ्लूइड के अंदर जो भी हमारा फ्लूइड पानी होता है, सॉरी, ट्यूब के अंदर जो भी हमारा फ्लूइड होता है दैट इज ऑलवेज टेकन एज स्टेशनरी। तो यहां पर जो हाइट राइज हम देख पा रहे हैं, ये हाइट राइज साफ साफ हम देख रहे हैं H1, राइट। और यहां पर जो हमारा हाइट राइज हम देख पा रहे हैं
उसका वैल्यू यहां पर दिया हुआ है हमारे पास H2। तो सवाल यहां पर आता है जो अल्टीमेटली अगर दोनों सेम हॉराइजेंटल लेवल पे है तो इन दैट केस H1 और H2 पर डिफरेंस क्यों है? क्या ये होना चाहिए? क्या ये कोई कंट्रोडिक्शन है या फिर H1 माइनस H2 असली में 0 है? क्योंकि जो मैं ड्रॉ किया हूं साफ साफ देख सकता हूं H2 जो है वो मेरा H1 से बड़ा है। अच्छा, 2 पॉइंट लो, एक यहां पर जस्ट इनसाइड इट, ठीक है, और एक जो है वो यहां पर जस्ट इनसाइड इट। अच्छा दोस्तों ध्यान देना, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को अगर मैं P नॉट बोलता हूं तो ये वाला पॉइंट का प्रेशर तो हमारे पास आ जाएगा P नॉट प्लस रो जी H1, जो कि डायरेक्टली हमारा ये वाला फ्लूइड का जो प्रेशर है उस प्रेशर को सिग्निफाई कर रहा है। ऑब्वियसली बात है, फ्लूइड जो है वो मान लो कहीं पर P नॉट पे ओपन है, ड्यू टू द वेलोसिटी डेफिनेटली उसका प्रेशर में डिक्रीज आया है, डेफिनेटली यहां पे प्रेशर में डिक्रीज आया है, और डिक्रीज आने के कारण ये वाला जो सिनेरियो है वो हम साफ साफ देख पा रहे हैं। ठीक है, खैर जो भी है भाड़ में जाए। नाउ यहां पर जो पॉइंट 2 है वो पॉइंट 2 के बारे में क्या विचार है? दोस्तों ध्यान देना, यहां पर जो वेलोसिटी v से अंदर एंटर कर रहा है, ठीक है, समझ में आया? ये वेलोसिटी v यहां पर टकराने के बाद ऊपर की तरफ गया है, तो यहां पर डेफिनेटली जो हमारा वॉल है ये वॉल भी इसके ऊपर एक अपवर्ड फोर्स डेफिनेटली अप्लाई कर रहा है, और वो अप्लाइड फोर्स के कारण जो यहां पर मिसिंग है वो डेफिनेटली ध्यान देने का ट्राई करो, वो इसको पुश करके और ऊपर की तरफ ले जाएगा। जो हम लोगों ने इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी में इंपल्स वाला टर्म देख रहे हैं, यहां पर कोई इंपल्सिव फोर्स तो वर्टिकल नहीं है, लेकिन अगर यहां पे आके यहां पे टकरा रहा था तो मास ऑब्वियसली यहां से अपवर्ड डायरेक्शन में इसको पुश करेगा, और वो पुश के कारण डेफिनेटली यहां पर जो राइज होगा वो हमारा ज्यादा है। अच्छा, ये जो पॉइंट 2 है उस पॉइंट का प्रेशर हम डेफिनेटली लिख सकते हैं P नॉट प्लस रो जी H2। बट ध्यान देना, जो पॉइंट 2 का प्रेशर है और इस लेवल पे जो दूसरा पॉइंट है 3, उस पॉइंट का प्रेशर डेफिनेटली हमारा सेम नहीं है। इस पॉइंट का प्रेशर तो कुछ अलग ही होगा, मान लो दैट इज P3। इसको हम बोल देते हैं P1 और इसको हम बोल देते हैं P2। नाउ P1 और P3 जो होगा वो डेफिनेटली सेम होगा। P1 और P3 जो होगा वो डेफिनेटली सेम होगा, क्योंकि दोनों हमारा सेम फ्लूइड का हिस्सा है। तो P1 विल बी इक्वल्स टू P3, दैट्स फॉर श्योर, ये मैं लिख सकता हूं। बट 3 और 2 पॉइंट का प्रेशर डेफिनेटली हमारा सेम नहीं है। मैं 3 और 2 पॉइंट के लिए अगर मैं लिखूं P3 प्लस हाफ रो v स्क्वायर, जो इसका वेलोसिटी है, प्लस पोटेंशियल हेड को तो यहीं पे 0 मान लो, दैट विल बी P2 प्लस 0 प्लस 0। तो P3 पॉइंट का जो हमारा प्रेशर होगा दैट विल बी P2, दैट इज P नॉट प्लस रो जी H2 माइनस हाफ रो v स्क्वायर। और P3 और P1 हमारा इक्वल है, तो मैं सिंपली लिख सकता हूं P नॉट प्लस रो जी H1 that must be equals to P naught plus rho g H2 minus half rho into V square। 2
2 और 3 पॉइंट के बीच में डिफरेंस समझो। 2 और 3 पॉइंट सेम नहीं है। 2 पॉइंट पे जाके उसका हॉराइजेंटल वेलोसिटी खत्म है, बट पॉइंट 3 पे डेफिनेटली एक काइनेटिक हेड बचा हुआ है, और P1 और P3 का जो हमारा प्रेशर होंगे वो हमारा एक्चुअल में, ध्यान दो, सेम होंगे, क्योंकि वहां पर दोनों में काइनेटिक हेड जो है वो इक्वल है, क्योंकि यहां पर जो वेलोसिटी से जा रहा है यहां पर भी लिक्विड उसी वेलोसिटी से जा रहा है। ये वाला इंपॉर्टेंट फंडे को समझो। अच्छा, बाय द वे वही लिक्विड खुद राइज हुआ है, तो डेंसिटी ऑफ लिक्विड और वो डेंसिटी सेम है, जो कॉलम डेंसिटी है वो सेम है, राइट। सो P naught is cancelled, rho is cancelled. So what we get is H2 minus H1 will be simply equals to V square upon 2G. So H2 will be greater than H1, और उन दोनों में डिफरेंस जो होगा that will be V square upon 2G. तो दोस्तों, अगर हमें प्रेशर का रीडिंग लेनी है फ्लूइड का कोई एक जगह पर, वो हमें इस तरीके से रखना पड़ेगा। अगर हम हॉराइजेंटल ओपनिंग बना देंगे तो इन दैट केस जो रीडिंग आएगा वो डेफिनेटली हमारा गलत आने वाला है। तो दोस्तों, एग्जैक्टली वैसा ही एक क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन के बारे में गौर से देखते हैं। ओके दोस्तों, क्वेश्चन देखो क्या है। यहां पर मेरे पास एक हॉराइजेंटल फ्लो है, इस तरीके से मैं ऐसा एक हॉराइजेंटल ट्यूब रख दिया हूं जो वाटर लेवल के ऊपर 12 सेंटीमीटर के ऊपर तक प्रोसीड है। ये वाला जो हाइट है वहां पर है 12 सेंटीमीटर। यहां पर एक बहुत छोटा सा होल है और उस होल के थ्रू हमारा पानी बाहर निकल रहा है। तो सवाल यह है, जो वो पानी कितना हाइट तक हमारे पास पहुंचने वाला है। ठीक है, सो मैं क्या कर रहा हूं, यहां पर एक पॉइंट ले लेता हूं A और यहां पर एक पॉइंट ले लेता हूं B। पॉइंट A is open to atmosphere। जो पॉइंट A है वो हमारा ओपन टू एटमोस्फियर है। ठीक है, तो पॉइंट A अगर हमारा ओपन टू एटमोस्फियर है, उसका जो प्रेशर होगा दैट प्रेशर इज सिंपली इक्वल्स टू P नॉट। ठीक है, राइट। अच्छा, अब बात यह है, जो यहां पे जो हमारा वेलोसिटी से बाहर निकल रहा है उसका वेलोसिटी को सिंपली मान लो V1। ठीक है, ये वाला पॉइंट का वेलोसिटी सिंपली मान लो है V1। अच्छा, पॉइंट A का प्रेशर हेड तो P नॉट है। अगर मैं इसको रेफरेंस लेवल लेता हूं तो पोटेंशियल हेड ऑफ A कितना आएगा, रो G इंटू H नॉट, और पोटेंशियल हेड ऑफ B जो आएगा दैट विल बी इक्वल्स टू 0। अच्छा, क्योंकि यहां पर हमारे पास सेम हॉराइजेंटल लेवल है, तो प्रेशर हेड ओपन टू एटमोस्फियर है, प्रेशर हेड ऑफ B जो होगा दैट विल बी ऑल्सो इक्वल्स टू P नॉट। ये हमारा जो स्ट्रीमलाइन का फ्लो है वो तो डेफिनेटली हमारा ओपन टू एटमोस्फियर है, तो B पॉइंट का प्रेशर जो होगा दैट विल बी ऑल्सो इक्वल्स टू P नॉट प्रेशर हेड। तो मैं एक चीज लिख सकता हूं या नहीं, जो P नॉट प्लस हाफ रो इंटू V स्क्वायर दैट विल बी इक्वल्स टू P नॉट प्लस रो G H नॉट प्लस हाफ रो इंटू V1 स्क्वायर। V1 वहां से जो वेलोसिटी जिससे वो बाहर निकलेगा।
तो सिंपल सी बात है, पी नॉट कैंसल्ड, रो इज ऑल्सो कैंसल्ड, तो V1 स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू V2 स्क्वायर -2G इंटू H0। ये हमारे पास V1 का वैल्यू आएगा। तो ये वाला जो V1 का वैल्यू आएगा वो अब आफ्टर A इट विल बी मोशन अंडर ग्रेविटी। आफ्टर A सिंपली हमें जो मिलने वाला है दैट इज द मोशन अंडर ग्रेविटी। सिंपल सी बात है। सो H1 हाइट पे जाके कोई भी फ्लूइड पार्टिकल का वेलोसिटी हमारा 0 हो रहा है, तो 0 स्क्वायर इक्वल्स टू V1 स्क्वायर -2G इंटू H1। तो 0 स्क्वायर में लिख सकता हूं V स्क्वायर -2G H1 प्लस H2, सॉरी H1 प्लस H0, ये मैं लिख सकता हूं। नाउ V स्क्वायर का वैल्यू V इज 2.5 मीटर पर सेकेंड, उसका होल स्क्वायर 6.25, दैट विल बी बाई 20। 0.12 प्लस H1, तो सिंपली मेरे पास जो आ जाएगा H1 का वैल्यू, H1 विल बी यहां पे हो जाएगा 0.3125 माइनस 0.12, तो H1 विल बी 0.1925 मीटर, दैट इज इक्वल्स टू 19.25 सेंटीमीटर। तो यहां से और 19.25 सेंटीमीटर ये जो फ्लूइड पार्टिकल्स है और ऊपर जाने वाला है बिफोर कमिंग टू रेस्ट। तो बर्नौली किस तरीके से अप्लाई करना है, मेरे ख्याल से उसका ब्रीफ आइडिया यहां पर हमें लग चुका है। ओके दोस्तों, ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। मेरे पास एक सॉलिड स्फीयर है ऑब्स्टेकल की तरह, और उसके सामने से एक नॉन विस्कस स्टेडी इनकॉम्प्रेसिबल फ्लो पास कर रहा है। पॉइंट ए वेरी फार अपार्ट, उसको हम प्रैक्टिकली मान सकते हैं x इक्वल्स टू माइनस इनफाइनाइट, और वहां पर जो वेलोसिटी था उसका था V0, और जो हमारा प्रेशर था पॉइंट ए का दैट वाज इक्वल्स टू P0। अब ये पूरा का पूरा हॉराइजॉन्टल फ्लो है, यानी पोटेंशियल हेड का कहीं पर कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। तो सवाल ये है, जो हमें x वर्सेस प्रेशर एट एनी जनरल पॉइंट, वो जो वेरिएशन है उसको हमें प्लॉट करना है। तो वो हम किस तरीके से प्लॉट करेंगे, लेट्स सी। अच्छा, सबसे पहले एक चीज ध्यान दो, अगर मैं B पॉइंट के लिए बात करूं, फॉर A एंड B जो VA है वो तो हमारा VB है, V0 है, और B के लिए मैं x इक्वल्स टू अगर -r पुट करता हूं तो ये वाला टर्म मेरा -1 हो जाएगा और V मेरा 0 हो जाएगा। तो साफ साफ B पॉइंट का जो वेलोसिटी है वो है हमारा 0, तो P0 प्लस हाफ रो V0 स्क्वायर इक्वल्स टू PB। तो B पॉइंट का प्रेशर जो होगा दैट विल बी P0 प्लस रो V0 स्क्वायर बाई 2। मैं जैसे जैसे पास आऊंगा वेलोसिटी मेरा वैसे वैसे कम होता जाएगा, और उस कारण पे प्रेशर जो है वो डेफिनेटली हमारा बढ़ता रहेगा, जो कि लॉजिकल भी है। x इक्वल्स टू माइनस इंफिनिटी पे हमारा जो फ्लूइड का मोशन है वो सबसे ज्यादा अनऑब्स्ट्रक्टेड है। यहां पर ऑब्स्टेकल के साथ टकराने के कारण ये फ्लूइड पार्टिकल्स पीछे की तरफ आने का ट्राई करेगा, जो आने वाले फ्लूइड के पार्टिकल्स को डेफिनेटली कंप्रेस करने का ट्राई करेगा, एंड दैट विल गिव द राइज इन प्रेशर। मैक्सिमम प्रेशर डेफिनेटली हमारा बी पॉइंट के आसपास होगा, एंड बाकी जो है मैं इन जनरल कोई भी एक्स के लिए अगर लिखूं तो क्या लिखूंगा मैं, P0 प्लस हाफ रो V0 स्क्वायर विल बी P प्लस हाफ रो इंटू V स्क्वायर। V में ये वाला टर्म आएगा, जो कि डेफिनेटली हम देख सकते हैं x नेगेटिव होने के कारण ये वाला टर्म हमारा नेगेटिव आने वाला है।
तो एग्जैक्ट मैथमेटिकल वेरिएशन तो हमें प्लॉट करने की जरूरत नहीं है। तो ये है मान लो मेरा प्रेशर एक्सिस और ये है मान लो मेरा एक्स एक्सिस। थोड़ा सा राइट पे ड्रॉ करता हूं क्योंकि लेफ्ट राइट की कोई जरूरत हमारा नहीं है एज सच। सो दिस इज एक्स। हम जो प्लॉट कर सकते हैं वो केवल और केवल हम कर सकते हैं अप टू x इक्वल्स टू माइनस आर। उसके बाद जो है हम तो प्लॉट कर ही नहीं सकते हैं, लेकिन उसके बाद जो मोशन होगा वो बहुत ही ज्यादा रैंडम होने वाला है। सो नाउ इफ वी सी, इनिशियली हमारा प्रेशर जो था दैट वाज पी नॉट, और फाइनली x इक्वल्स टू माइनस आर पे जो प्रेशर है दैट इज पी नॉट प्लस रो वी नॉट स्क्वायर बाई 2। सो इट विल बी अ रैंडम कर्व, डेफिनेटली स्ट्रेट लाइन तो नहीं होगा, कोई एक रैंडम कर्व होगा। सो दैट ग्राफ लुक्स समथिंग लाइक दिस, इनिशियली पी नॉट एंड फाइनली पी नॉट प्लस रो नॉट वी स्क्वायर बाई 2। काफी आसान क्वेश्चन है, मेरे ख्याल से ये समझ में आ चुका है। ओके दोस्तों, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। मेरा एक हॉराइजॉन्टल ट्यूब है जिसका एक एंड पे एक ओपनिंग है, वेरी स्मॉल ओपनिंग ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया स्मॉल एस। यहां पर लेफ्ट हैंड साइड में एक पिस्टन लगा हुआ है जिसके ऊपर से मैंने बाहर से फोर्स लगा रहा हूं एफ। ठीक है, वो एफ अननोन है बट कांस्टेंट है जो भी है। यहां पे पिस्टन का मुंह का क्रॉस सेक्शनल एरिया है कैपिटल ए, और ये जहां तक लेंथ ऑफ वाटर हमारे पास राइट नाउ है वो है एल। और इस तरीके से मैं पूरा वाटर को स्क्वीज आउट करके बाहर निकलना चाह रहा हूं। जो डेंसिटी है दैट डेंसिटी इज इक्वल्स टू रो। तो टाइम टी पर अगर मैं पूरे को बाहर निकाल रहा हूं तो फोर्स का वर्क कितना होगा? अच्छा, एक तो ऑब्वियस वर्क है दैट इज इक्वल्स टू एफ इंटू कैपिटल एल, बट एफ मेरे लिए अननोन है तो मुझे एफ का वैल्यू जो है वो डेफिनेटली निकालनी पड़ेगी। लेट्स सी क्या है मेरे पास। अच्छा, मैं कोई भी इंस्टेंट पे अगर मैं देखूं यहां का एक पॉइंट लेता हूं ए, चलो पी ले लेता हूं, और जस्ट बाहर एक का पॉइंट ले लेता हूं क्यू। ठीक है, पी एंड क्यू आर इन द सेम हॉराइजॉन्टल लेवल। P और Q जो है वो दोनों के दोनों हमारा सेम हॉराइजॉन्टल लेवल पे है, तो ऑब्वियसली पोटेंशियल हेड पर कोई भी डिफरेंस जो है वो हमारा नहीं आने वाला है। अच्छा, प्रेशर एट पॉइंट P कितना होगा? एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस पैस्कल्स लॉ के अकॉर्डिंग F बाई कैपिटल ए, ये हमारे पास प्रेशर एट पॉइंट P आएगा। और पॉइंट क्यू क्योंकि ओपन टू एटमोस्फियर है, एनी पॉइंट दैट इज ओपन टू एटमोस्फियर विल हैव अ प्रेशर ऑफ पी नॉट। सो प्रेशर एट पॉइंट क्यू विल बी इक्वल्स टू पी नॉट। सो यहां का जो वेलोसिटी है ये हमारा प्रैक्टिकली जीरो होगा क्योंकि यहां पे ओपनिंग हमारा बहुत स्मॉल रेट है, तो जिस रेट से मास गायब हो रहा है वो काफी ज्यादा नेग्लिजिबल है, यानी पिस्टन जो है वो हमारा एक्सट्रीमली धीरे 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 आगे बढ़ेगा, यानी टाइम टी विल बी वेरी लार्ज। पहले इस बात को हम समझे। सो पी नॉट प्लस एफ बाई ए, पोटेंशियल हेड भी जीरो, काइनेटिक हेड भी जीरो, दैट विल बी प्रेशर एट पॉइंट क्यू प्लस हाफ रो वी स्क्वायर। वी वो वेलोसिटी है जहां से वो बाहर निकल रहा है, तो पी नॉट कैंसल्ड, तो एफ का जो वैल्यू होगा दैट विल बी हाफ रो ए इंटू वी स्क्वायर। ठीक है, ये मेरे पास आ चुका है। सो दिस द फोर्स, तो वर्क डन डेल्टा W विल बी इक्वल्स टू F इंटू L, दैट विल बी इक्वल्स टू हाफ रो AL इंटू V स्क्वायर, दैट इज हाफ रो V स्क्वायर इंटू द वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर।
मेरे ख्याल से ये लॉजिकल भी है। सुनो, मान लो पहले फोर्स अप्लाई तुमने नहीं किए थे, ठीक है, तो इनिशियली सबका प्रेशर हेड P0 था। मैं बोल रहा हूं ये वाला आंसर को मैं लॉजिकली भी निकाल सकता हूं। सुनो, काइनेटिक हेड क्या होता है? दैट इज द काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। ओके, तो मान लो इनिशियली मेरे पास ये कंटेनर में लिक्विड जो है वो हमारा पड़ा हुआ था, कोई बाहर से फोर्स अप्लाइड नहीं था, तो लिक्विड के हर जगह पर प्रेशर जो है, प्रेशर हेड तो P0 ही था, और पोटेंशियल हेड जो है वो हमारा 0 था। फाइनली जब पूरा पानी बाहर निकलेगा, अच्छा, बाहर निकलने के बाद प्रेशर हेड तो वापस P0 है, यानी प्रेशर हेड पर कोई बदलाव नहीं आएगा। जो हमारा पोटेंशियल हेड है वो भी तो अभी भी 0 रहेगा, बट पूरे वॉल्यूम हर जगह पर जो है उस पर अगर हम ध्यान दें तो वो जो है वो हाफ रो वी स्क्वायर का काइनेटिक हेड हर पार्टिकल को मिला है। तो हर पार्टिकल को अगर मिला है तो पर यूनिट वॉल्यूम हाफ रो वी स्क्वायर जितना काइनेटिक एनर्जी अगर इंक्रीज हुई है, और टोटल वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड जो बाहर फ्लो होके निकल गया है वो अगर हमारा वॉल्यूम V का है, तो नेट काइनेटिक एनर्जी का इंक्रीमेंट इज द काइनेटिक हेड इनटू द वॉल्यूम, दैट इज हाफ रो V स्क्वायर इनटू कैपिटल V। तो जो हमारा आना चाहिए था वही हमारा आया भी है। बाकी एनालिसिस में करके दिया हूं, बट एग्जाम हॉल में ये वाला पॉइंट को डायरेक्टली लिखने के बारे में समझो, क्योंकि हमें तो सीधा काइनेटिक हेड का इंक्रीज देखना है और टोटल वॉल्यूम तो देखना है, क्योंकि वही तो हमारा फोर्स का वर्क हुआ है। बाकी प्रेशर हेड और पोटेंशियल हेड में कहीं पर कोई बदलाव नहीं हुआ है, यानी लिक्विड के अंदर और मतलब कंटेनर के अंदर और कंटेनर के बाहर डेफिनेटली उसका सेम है। ओके, तो डेल्टा W हमारा इसके टर्म्स में आ गया है, लेकिन ये जो हमारा वेलोसिटी V है इसको मैं थोड़ा सा कर्सिव में लिख रहा हूं, जो कि VB में कंफ्यूज ना हो जाओ, ये हमें निकालना पड़ेगा दोस्तों। अच्छा, वेलोसिटी ऑफ पिस्टन में क्या बोल सकता हूं? बहुत सिंपल सी बात है, जो हमारा पिस्टन का वेलोसिटी होगी that will be equals to L by T। और P और Q पर अगर मैं इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी लगाऊं, अच्छा वो अप्रोक्सीमेटली 0 है, बट फिर भी थोड़ा बहुत तो है ये, ठीक है। T इज वेरी वेरी लार्ज, वो होना ही पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी ये बोलता है जो कैपिटल A इंटू वेलोसिटी ऑफ पिस्टन विल बी इक्वल्स टू स्मॉलेस्ट इंटू V। ऑब्वियसली बात है, स्मॉलेस्ट बहुत छोटा है, तो V के सामने में L by T को प्रैक्टिकली नेग्लेक्ट कर सकता हूं, इसीलिए मैंने यहां का काइनेटिक हेड को 0 माना हूं, ठीक है, जो कि सही भी है। तो हमारा जो V आ गया है दैट विल बी AL by ST, but A into L is again the volume, V is equals to capital V into ST। and now इसको अब यहां पर पुट कर दो तो हमारे पास क्या आ जाएगा, डेल्टा W is equals to हाफ रो कैपिटल V by ST का होल स्क्वायर इंटू V। तो डेल्टा W इक्वल्स टू रो V क्यूब बाई 2a स्क्वायर T स्क्वायर, दैट इज द वैल्यू ऑफ नेट वर्क डन डेल्टा W। ओके ओके दोस्तों, एक बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। मेरे पास यहां पर एक ऐसे हॉराइजेंटल गटर है, ठीक है, एक चैनल है जिसके थ्रू पानी फ्लो कर सकता है, उसके ऊपर से एक वाटर स्ट्रीम आ रहा है एट एन एंगल ऑफ अल्फा। यहां पर आने के बाद ऑब्वियसली बात है, वाटर जो है वो 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, कुछ हिस्सा ऑफ वाटर इस डायरेक्शन में फ्लो कर जाएगा और कुछ हिस्सा ऑफ वाटर जो है वो हमारा इस डायरेक्शन में फ्लो कर जाएगा।
तो यहां का जो पानी है वो निकल के इस वाले कंटेनर पे इकट्ठा होगा और यहां का जो पानी है वो इस रेट पे हमारा कुछ रेट पे यहां पे इकट्ठा हो जाएगा। तो यहां का मास रेट अगर Q1 है और इधर का मास रेट अगर हमारा Q2 है, तो हमें जो निकालना है टू फाइंड Q1 बाई Q2। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। अच्छा, ऑब्वियसली बात है, जब ये फ्लो होगा तो ध्यान देना, ये कुछ क्रॉस सेक्शनल एरिया बनाते हुए फ्लो होगा। यहां पे जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो मान लो है A1 और लेफ्ट हैंड साइड पे जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो है A2 और इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है जेट का वो क्रॉस सेक्शनल एरिया है A। वो क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है दैट इज इक्वल्स टू A। ठीक है, यहां पर जेट जो वेलोसिटी से अंदर एंटर कर रहा है वो V है, इस तरफ जो जा रहा है वो मान लो है V1, इस तरफ जो रेट है उस तरफ है V2। ठीक है, समझ में आया? यानी इन दोनों का साइड व्यू देख लो एक बार, इन दोनों तरफ का। ये जो गटर है ये कोई क्रॉस सेक्शनल एरिया A1 बनाते हुए आ रहा है और जो हमारा वेलोसिटी है वो यहां पर जो है दैट इज V1 और यहां पर जो हमारा क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो क्रॉस सेक्शनल एरिया है A2 और यहां पे जो वेलोसिटी है दैट वेलोसिटी इज इक्वल्स टू V2। अच्छा, यहां का जो वॉल्यूम रेट होगा Q1 दैट विल बी सिंपली A1 V1 और यहां का जो वॉल्यूम रेट होगा दैट विल बी A2 V2। ठीक है, टू फाइंड Q1 by Q2 that is equals to A1 by A2 into V1 by V2, ये हमें फाइंड करना है। ओके, राइट, वो सब कुछ तो ठीक है। अब हम क्या क्या करेंगे? अच्छा, सबसे पहले यहां पर अप्लाई करो। हमारे पास वेरिएबल्स जो है बाय द वे ध्यान देना वो 4 है, A1 A2 V1 V2। हमें 4 इक्वेशन बनाना पड़ेगा। तो सबसे पहला इक्वेशन जो है वो है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। जो मास रेट ऑफ इनफ्लो है वही हमारा मास रेट ऑफ आउटफ्लो होगा एंड डेंसिटी क्योंकि कांस्टेंट है तो जो हमारा वॉल्यूम रेट ऑफ इनफ्लो है वही हमारा वॉल्यूम रेट ऑफ आउटफ्लो होना चाहिए। सो दोस्तों, रो कैपिटल A इंटू V, यहां का क्रॉस सेक्शन एरिया A है, यहां का वेलोसिटी V है, दैट मस्ट बी इक्वल्स टू रो इंटू A1 V1 plus a rho into A2 V2. It can be also said a direct consequence of conservation of mass. Equation of continuity तो conservation of mass पे ही valid है। So what we will get is AV is equals to A1 V1 plus A2 V2। ये हमारे पास पहला जो इंपॉर्टेंट इक्वेशन है वो हमारा आ चुका है। That's the first equation. Okay, दूसरा इक्वेशन कहां से आएगा? यहां का पॉइंट को P बोल दो, नाम दे दो, यहां का पॉइंट को चलो P बोल दो और यहां का पॉइंट को अगर मैं Q बोलता हूं, बर्नौली एट P एंड Q लैमिनार फ्लो हमारा एज्यूम्ड रहेगा। अगर हम बर्नौली लगाते हैं एट पॉइंट P एंड Q तो पोटेंशियल हेड तो सबका ही जीरो होगा क्योंकि सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे है एंड एवरीथिंग इज ओपन टू एटमॉस्फेयर, सो प्रेशर हेड भी सबका सेम ही रहेगा।
तो ऑब्वियस सी बात है पी नॉट प्लस 0 प्लस हाफ रो v1 स्क्वायर मस्ट बी इक्वल्स टू पी नॉट प्लस 0 प्लस हाफ रो v2 स्क्वायर। तो दैट गिव्स एन अमेजिंग रिजल्ट। जो हमारा दोनों तरफ का वेलोसिटी होगा दैट वेलोसिटी मस्ट बी इक्वल। That's the first important relation that we have obtained। जो दोनों तरफ जो पानी निकलेगा उसका वेलोसिटीज तो डेफिनेटली हमारे इक्वल होने वाला है। ठीक है, उसके बाद कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो अगर मैं लीनियर मोमेंटम को कंजर्व करूं तो इन दैट केस हमारे पास क्या होने वाला है, लेट्स सी। अच्छा, यहां पर हम केवल और केवल हॉराइजॉन्टल लीनियर मोमेंटम ही कंजर्व कर सकते हैं, क्योंकि वर्टिकल डायरेक्शन पे तो हमारा नॉर्मल लगेगा, तो वहां पर तो मोमेंटम हमारा डेफिनेटली कंजर्व नहीं होगा। तो इसका मास जो है दैट इज मास रेट जो है दैट इज रो ए वी। तो मोमेंटम होगा रो ए वी स्क्वायर, और उसका हॉराइजॉन्टल कंपोनेंट अगर मैं देखूं दैट इज द साइन अल्फा। तो रो ए वी स्क्वायर इंटू साइन अल्फा पर यूनिट टाइम में मोमेंटम लिख रहा हूं। रो ए वी स्क्वायर इंटू साइन अल्फा दैट मस्ट बी इक्वल्स टू रो ए वी वन स्क्वायर प्लस रो v1 राइट की तरफ ही है, हाँ, माइनस रो ए v2 स्क्वायर। सॉरी, सो ये तो काट के खुश हो जाओ। तो ए वी स्क्वायर साइन अल्फा इज इक्वल्स टू a1 v1 स्क्वायर माइनस a2 इंटू v2 स्क्वायर। So that leads us to the third important equation. और क्योंकि कोई एक्सटर्नल वर्क नहीं है तो ऑब्वियस सी बात है हम जो कर सकते हैं वो है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अगर मैं एनर्जी यहां पर कंजर्व करूं तो एनर्जी कंजर्वेशन से हमारे पास क्या आएगा। अच्छा, जो हमारा जिस रेट से काइनेटिक एनर्जी आ रहा है दैट विल बी हाफ रो ए वी, दैट्स द मास रेट, रो ए वी इन द मास रेट इंटू वी स्क्वायर, दैट इज हाफ रो ए वन वी वन इंटू वी वन स्क्वायर प्लस हाफ रो a2 v2 इंटू v2 स्क्वायर। तो हाफ रो तो चारों तरफ से काट के खुश हो जाओ। तो a v क्यूब a1 v क्यूब v1 क्यूब प्लस a2 v2 क्यूब, ये है हमारा फोर्थ इक्वेशन जो हम यहां पर अप्लाई कर सकते हैं। तो हमारे पास 4 वेरिएबल्स है और उसके करस्पॉन्डिंग हमारे पास 4 इक्वेशन है। तो दोस्तों पहले तो एक काम करते हैं, v1 और v2 में से किसी एक से दुश्मनी निभा लेते हैं। मान लो v2 से निभा लिए और सारी इक्वेशन को पहले v1 के टर्म्स में लिखते हैं, क्योंकि v1 इक्वल्स टू v2 है। तो हमारे पास जो पहला इक्वेशन आएगा v1 यहां से कॉमन जाएगा, v1 इंटू a1 प्लस a2 is equals to a into v. That's a new equation. यहां पर अगर मैं लिखता हूं v1 स्क्वायर इंटू a1 माइनस a2 a v स्क्वायर साइन अल्फा, एंड यहां पर अगर मैं लिखूं v1 क्यूब इंटू a1 प्लस a2 दैट इज इक्वल्स टू a इंटू v क्यूब, ये हमारे पास आ जाएगा। सो
सबसे पहले इजी टू हैंडल को उठाते हैं। ये दोनों सबसे आसानी से इजी टू हैंडलेबल है, तो एक काम करते हैं, यहां पर दोनों तरफ अगर मैं क्यूब, ए वाला तरफ को मैं क्यूबिंग कर दूं तो मेरे पास आ जाएगा v1 इंटू a1 प्लस a2 का होल क्यूब, दैट इज इक्वल टू a क्यूब v क्यूब। और उसको अगर मैं डिवाइड कर दूं तो मेरे पास a स्क्वायर का वैल्यू जो आएगा दैट विल बी इक्वल्स टू a1 प्लस a2 का होल क्यूब बाई a1 प्लस a2, दैट इज इक्वल्स टू a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर माइनस a1 a2। ये हमारे पास पहला आएगा। और दूसरा, अगर मैं इन दोनों को लेकर डील करूं, तो पहले इस वाले को तुम स्क्वायरिंग कर दो एक बार के लिए, तो हमारे पास जो आएगा वो है, यहां पर ध्यान दो, इस वाले को स्क्वायरिंग किया हूं मैं और फिर डिवाइड कर रहा हूं, तो a1 प्लस a2, सॉरी मैंने क्या लिख दिया, सॉरी इन शॉर्ट में इसको ऐसे लिख देता हूं, a1 प्लस a2 का होल स्क्वायर। हाँ, और यहां पर a1 प्लस a2, ठीक है, डिवाइड इसका होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय a1 माइनस a2, हमारे पास जो आएगा वो क्या आएगा, दैट विल बी a बाय साइन स्क्वायर अल्फा। अच्छा, a is obviously equals to a1 plus a2, a is obviously equals to a1 plus a2, तो यहां पे लिख देता हूं a equals to a1 plus a2, एंड यहां पर अगर मैं देखूं a1 माइनस a2 दैट विल बी इक्वल्स टू a इंटू साइन स्क्वायर अल्फा, ये हमारे पास आ जाएगा, सॉरी साइन अल्फा, सॉरी कैलकुलेशन तुम लोग देखते रहना थोड़ा। a1 माइनस a2 जो आएगा दैट विल बी इक्वल्स टू a साइन अल्फा। सो a1 प्लस a2 इक्वल्स टू a एंड a1 माइनस a2 इक्वल्स टू a साइन अल्फा। तो अगर मैं दोनों को डिवाइड कर दूं तो a1 प्लस a2 बाई a1 माइनस a2 that will be simply equals to 1 plus sine alpha, and now if I apply the componendo dividendo, तो a1 by a2 will simply come out to be 1 plus sine alpha by 1 minus sine alpha, राइट। तो दोनों एरिया का रेशियो जो आ जाएगा दैट विल बी 1 प्लस साइन अल्फा बाई 1 माइनस साइन अल्फा। दोस्तों इस पॉइंट के बाद केवल और केवल कैलकुलेशन का कॉम्प्लेक्सिटी है, बाकी कंसेप्चुअली हम लोग यहां तक प्रॉब्लम को खत्म कर चुके हैं। एंड नाउ अगर मैं Q1 बाई Q2 निकालूं जिस रेट से हमारा इकट्ठा हो रहा है दैट इज A1 बाई A2 इंटू V1 बाई V2, ये वाला टर्म तो हमारा 1 है, तो जिस रेट से हमारा मास इकट्ठा होगा Q1 बाई Q2 दैट विल बी 1 प्लस साइन अल्फा 1 माइनस साइन अल्फा। लॉजिकल बात भी है, एक चीज ध्यान दो, अगर अल्फा हमारा 0 डिग्री होगा यानी सीधा गिराऊंगा तो दोनों में हमारा इक्वल रेट से मास जो है वो निकलना चाहिए था, जो कि निकल भी रहा है। अल्फा को 0 पुट कर दो, Q1 बाई Q2 विल बी इक्वल्स टू 1। तो काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, और इसका जो एक्सपेरिमेंटल एविडेंस है वो ये वाला डेटा के साथ बहुत अच्छा मैच करता है दोस्तों, ठीक है। तो बर्नौली इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, इन सब चीजों को मिक्स करते हुए एक बहुत ही शानदार क्वेश्चन हम लोग यहां पर देख सकते हैं। ओके दोस्तों, यहां पर क्या है, मेरे पास एक सॉलिड स्फीयर रखा हुआ है
इस सॉलिड स्फीयर के ऊपर जो हवा जा रहा है वो दिया हुआ है, एक तरफ है √7 मीटर पर सेकेंड और एक तरफ है √14 मीटर पर सेकेंड। सॉलिड स्फीयर का मास है m और रेडियस है r। तो सवाल यह है जिस रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस पे ये रखा हुआ है वहां का मिनिमम कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना होना चाहिए जो कि ये हमारा एक प्योर रोलिंग कर पाए। डेंसिटी ऑफ एयर टू बी टेकन एज रो। लेट्स सी किस तरीके से होने वाला है। अच्छा, मान लो लेफ्ट हैंड साइड का प्रेशर है P1 और राइट हैंड साइड का प्रेशर है P2। क्योंकि ये हमारा सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे है तो विद अ सुटेबल चॉइस ऑफ रेफरेंस फ्रेम मैं पोटेंशियल हेड जो है वो इसका दोनों तरफ का 0 कर सकता हूं। डेफिनेटली लेफ्ट हैंड साइड का वेलोसिटी जो है वो √7 कम है एज कंपेयर टू राइट हैंड साइड। तो एक बात तो निश्चित है, जो हमारा P1 होगा वो डेफिनेटली ग्रेटर देन P2 तो होगा ही होगा, जिस कारण पे यहां से जो धक्का लगेगा वो सॉलिड स्फीयर के सेंटर ऑफ मास पे इस तरफ एक फोर्स लगाएगा F, और जैसे ही ये एक्सेलरेट करने का ट्राई करेगा ये जो लोएस्ट मोस्ट पॉइंट है इसका फॉरवर्ड स्लिपिंग टेंडेंसी क्रिएट होगी, तो जिस कारण पे यहां पर एक फ्रिक्शन लगेगा F, स्मॉल f। ठीक है, तो सेंटर ऑफ मास जो है वो हमारा इस कारण पे एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास को हम ले लेते हैं ACM, और जो हमारा एंगुलर एक्सीलरेशन है उसको हम ले लेते हैं अल्फा। ठीक है, अच्छा मैं क्या लिख सकता हूं, P1 प्लस हाफ रो इंटू 7 दैट इज इक्वल्स टू P2 इंटू हाफ रो इंटू 14। तो मेरे पास P1 माइनस P2 जो हमारे पास आ जाएगा दैट विल बी सिंपली इक्वल्स टू, मैं क्या लिख सकता हूं, 7 रो बाई 2। ठीक है, अच्छा ये प्रेशर ऐसे टेढ़ा लगेगा, बट नेट फोर्स के लिए जो हमारा हॉरिजॉन्टल फोर्स होगा हम सिंपली प्रोजेक्शन एरिया इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारा यहां का जो प्रोजेक्शन एरिया है दैट प्रोजेक्शन एरिया इज सिंपली इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर। तो हमारा जो फोर्स लगने वाला है F that will be equals to P1 minus P2 the net pressure difference into pi r square। P1 into pi r square लेफ्ट से फोर्स है, P2 into pi r square राइट से फोर्स है, तो नेट तो हमारे पास ये आएगा that is 7 rho pi r square upon 2। that is the net force। ठीक है, ओके। नाउ अब मैं क्या लिख सकता हूं, जो कैपिटल F माइनस स्मॉल f है दैट विल बी इक्वल्स टू m इंटू ACM। टॉर्क के लिए F इंटू R इक्वल्स टू 2/5 mr स्क्वायर इंटू अल्फा, और विदाउट स्लिपिंग होने के लिए यहां पर मान लेना जो प्योर रोलिंग हो रहा है तो वही हमें निकालना है, क्योंकि तो अल्फा R इक्वल्स टू ACM। ये तीनों हमारे पास इक्वेशन दिया हुआ है, राइट। सो यहां पर अगर मैं ध्यान दूं तो यहां पर से एक R तो काट दो और R इंटू अल्फा को ACM लिख दो, और दोनों को अगर मैं ऐड कर देता हूं तो कैपिटल F जो आएगा दैट विल बी 7/5 m इंटू ACM, और यहां से मैं लिख सकता हूं F जो है दैट इज 7 रो पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल्स टू 7/5। m का वैल्यू यहां से लिख दो, m कितना है 4 पाई रो आर स्क्वायर इंटू g इंटू ACM, ये हम लिख सकते हैं। सो रो रो कट पाई पाई कट आर स्क्वायर कट 7 7 कट,
तो हमारे पास जो ACM का वैल्यू आएगा दैट विल बी सिंपली इक्वल्स टू, मैं क्या लिख सकता हूं यहां पर अगर हम ध्यान दें, दैट विल बी इक्वल्स टू 5g/8. दैट विल बी द एक्सीलरेशन ऑफ अ सेंटर ऑफ मास. तो फ्रिक्शन जो आएगा, जो हमारा F का वैल्यू आ रहा है, दैट इज 2/5m इंटू ACM, 2/5 5g/8. तो हमारे पास जो फ्रिक्शन फोर्स आ रहा है दैट F इज सिंपली इक्वल्स टू mg/4. फ्रिक्शन फोर्स जो आ रहा है दैट इज सिंपली इक्वल्स टू mg/4. अच्छा, यहां पर जमीन का नॉर्मल कितना है, mg. तो F इज मस्ट बी लेस देन और इक्वल्स टू μn. तो mg/4 मस्ट बी लेस देन और इक्वल्स टू μmg. तो म्यू जो आएगा दैट विल बी ग्रेटर देन 0.25. तो मिनिमम वैल्यू ऑफ म्यू जिसके लिए प्योर रोलिंग संभव है वो है हमारा 0.25. काफी अच्छा क्वेश्चन है, रोटेशन के साथ मिक्स करके दिया हुआ था. ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये चीज हमें समझ में यहां पर आ चुकी है. राइट, ओके दोस्तों, सो नाउ लेट्स कंसीडर एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. मेरे पास एक वेसल है जिसपे एक ऑरिफिस है ऑफ रेडियस R1. ठीक है, इसके ऊपर एक सिलेंडर रखा हुआ है जस्ट ऊपर. ये वाला जो क्लियरेंस है दैट इज वेरी स्मॉल, और यहां का रेडियस जो है वो है हमारा R2. R2 जो है वो हमारा R1 से बड़ा है. नाउ एक्सिस से एट अ जनरल डिस्टेंस ऑफ R हमारा स्टैटिक प्रेशर कितना होगा वो हमें निकालना है. वहां का जो हाइट है वो हमें दिया हुआ है h. ठीक है, अच्छा पहली बात एक चीज समझ लो, एक बात समझ लो, जो प्रेशर फ्रॉम R जो है वो यहां से मेजर्ड है कहीं से. R इक्वल्स टू 0 टू R इक्वल्स टू R1 इज P0, क्योंकि डेफिनेटली वहां पर तो हमारा एटमॉस्फेयर पे ओपन है. ठीक है, अच्छा मैं एक बार इसका बॉटम व्यू देखना चाह रहा हूं. जो मेरा बॉटम व्यू है पहले एक बात समझो, और यहां पर R1 रेडियस का जो ये हमारा होल है वो है, ये है R1 रेडियस और ये है हमारा R2 रेडियस. ठीक है, नाउ कहीं पर भी अगर मैं जनरल डिस्टेंस R पर देखूं, पानी का जो पार्टिकल्स है वो पार्टिकल्स ट्राई टू अंडरस्टैंड इस तरीके से रेडियली इनवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है. हाँ कि ना, राइट. ठीक है, अच्छा तो मैं अगर पॉइंट ले लेता हूं, यहां पर ले लेता हूं पॉइंट 1. अच्छा पॉइंट 1 यहां पर है और यहां पर ले लेता हूं मैं पॉइंट 2. एक बार के लिए यहां पर ले लेता हूं पॉइंट 2. तो क्योंकि यहां वाले जो पार्टिकल्स है वो प्रैक्टिकली हमारा मूव नहीं कर रहा है, ये बहुत बड़ा टैंक है, वो हमारा एजम्पशन रहेगा. तो दोस्तों ये वाले पॉइंट का प्रेशर है P0, 2 पॉइंट का. पोटेंशियल हेड है ρgh. काइनेटिक हेड जो है वो हमारा प्रैक्टिकली 0 है. सो ये वाले पॉइंट में कहीं पर भी ले लो, यहां के हर पॉइंट का प्रेशर हेड तो P0 ही है, दैट इज ऑब्वियस. वहां पर जो पॉइंट है P0 वो तो हमारा P0 है ही है, क्योंकि ओपन टू एटमॉस्फेयर हो चुका है, और एक बार ओपन टू एटमॉस्फेयर होने के बाद प्रेशर हेड तो हमारा P0 ही आएगा. पोटेंशियल हेड 0 है और काइनेटिक हेड जो है वो है हाफ रो V1 स्क्वायर. सो V1 का जो वैल्यू आएगा दैट विल बी सिंपली √2gh.
जो हमारा V1 का वैल्यू होगा दैट विल बी सिंपली अंडर रूट रो जी 2GH। यानी R1 पे उस इंस्टेंट पे अगर हम देखें रेडियली हमारे पास इस तरीके से फ्लूइड पार्टिकल्स जो है वो आ रहा है। अच्छा, तुम लोगों को जो दिख नहीं रहा है राइट नाउ, यहां पर जो ये क्लियरेंस है, ये क्लियरेंस है मान लो T, दैट इज वेरी वेरी स्मॉल, यानी H जो है उस पर कोई डिस्टर्बेंस ये चीज नहीं ला रहा है। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड, पानी जो है वो एक डिस्क के स्ट्रिप की तरह आ रहा है। तो अगर मैं इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी लगाऊं, यानी यहां पर जो मेरा टुकड़ा है r डिस्टेंस पर, वो r डिस्टेंस का टुकड़ा एक्चुअल में कैसे दिखेगा? ध्यान दो, यहां पर ये रेडियस है r और यहां का थिकनेस है t, और इसके अंदर जितने भी फ्लूइड पार्टिकल्स है, वो r डिस्टेंस पे जो भी फ्लूइड पार्टिकल्स है वो यहां से हमारा v से अंदर आना चाह रहा है। रेडियली ऐसे v से ये हमारा अंदर आना चाह रहा है। तो इसका जो हमारा एरिया है A, दैट विल बी नथिंग बट 2 पाई RT। और वहीं पे रेडियस अगर मैं R1 के बारे में कंसीडर करूं, यहीं पर अगर मैं रेडियस को R1 के बारे में कंसीडर करूं, तो एरिया एट रेडियस R1 दैट विल बी इक्वल्स टू 2 पाई R1 इंटू T। तो अब मैं काम करो, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी एट R एंड R1 अगर हम अप्लाई करते हैं तो जो आएगा वो है 2 पाई स्मॉल RT इंटू V, दैट इज इक्वल्स टू 2 पाई R1 इंटू T इंटू V1। ये हमारे पास आएगा, हाँ कि ना? समझ में आया? सो हमारे पास यहां से जो आने वाला है वो क्या आने वाला है? जो ये वाले पॉइंट का वेलोसिटी होगा V, दैट विल बी सिंपली V1 इंटू R1 बाई R। ये हमारा आ गया है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी से, द रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी एंड एट अ जनरल डिस्टेंस ऑफ R, जहां पे R हमारा लाई करेगा बिटवीन R1 एंड R2। ठीक है? सो दोस्तों, आप सिंपली अप्लाई बर्नौली एट अ पॉइंट 1 एंड डिस्टेंस R। तो अप्लाइंग बर्नौली थ्योरम, जो हमारा 1 पॉइंट का प्रेशर है दैट इज सिंपली इक्वल्स टू P नॉट प्लस हाफ रो इंटू क्या है मेरे पास V1 स्क्वायर। यहां पर जो वेलोसिटी है V1 दैट विल बी इक्वल्स टू 2GH, दैट विल बी द स्टैटिक प्रेशर P प्लस हाफ रो इंटू V स्क्वायर, यानी 2GH इंटू R1 बाई R का होल स्क्वायर। तो सिंपली कोई भी जनरल डिस्टेंस R पर जो हमारा स्टैटिक प्रेशर होगा P, दैट विल बी इक्वल्स टू P नॉट प्लस रो GH माइनस रो GH R1 बाई R का होल स्क्वायर। सो P मेरे पास क्या आ जाएगा? P नॉट माइनस रो GH 1 माइनस R1 बाई R का होल स्क्वायर। और ये वाला चीज सही है फॉर
are lying in the interval of R1 to R2. ठीक है। अच्छा, R1 पे प्रेशर सिंपली आएगा P नॉट, और जो हमारा मिनिमम प्रेशर आएगा दैट विल डेफिनेटली हैपन, सॉरी, और मैंने प्लस माइनस में गलती किया हूं, और जो मिनिमम प्रेशर आएगा वो डेफिनेटली R इक्वल्स टू R2 पर आने वाला है, जो तुम साफ साफ यहां पर देख सकते हो, राइट।